जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर नंबर हम पूरा डिटेल में देख लिए थे। कुछ टेक्निकल इशू के नाते हम केवल और केवल 4 क्वेश्चन यानी लगभग 40 मिनट तक वीडियो चला था, कुछ एरर आ गया था। ठीक है, कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल तक पूरा डिटेल में हुआ था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले यानी क्वेश्चन नंबर 5 से और पूरी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें ख़त्म करने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक, तो क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 5वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट एप्लीकेशन टू कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। मतलब यदि आप हॉस्पिटल यानी फार्मेसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंप्यूटर का एक्चुअल में रोल क्या होता है। ठीक, इस सब को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, यूजेज वगैरह। ठीक है, सब पूरा डिटेल में। तो ये सामने आपका रहा क्वेश्चन का आंसर। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक, अब देखा जाए तो छोटी सी कोई दुकान है तो कंप्यूटराइज सब कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको बिल चाहिए, तो बिल कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से कुछ भी है सब कुछ मैनेज कर दिया। जैसे मॉल में कपड़ा लेने जाएं, छोटी सी दुकान पे जाएं, कुछ भी जाएं, सब कंप्यूटराइज आपको बिल प्रोवाइड करा देते हैं। यस सर, तो वही चीज़ क्या होती है हॉस्पिटल में, उसी तरह से यूज होती है। तो क्या लिखा है, कंप्यूटर प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस एंड बेसिक फार्मेसी रिसर्च। कहने का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी में देखा जाए तो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी मतलब बढ़ती हुई, उन्नति की तरफ बढ़ती हुई हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस, और बेसिक रिसर्च के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो इसके लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन मिलता है इस फील्ड में। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल रिसर्च बिकम टू नीड ए लार्ज हॉस्पिटल। मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उन्हें मेडिकल रिसर्च के लिए दवाइयाँ कहाँ कितनी अमाउंट में है, इस हॉस्पिटल में कितने लोग यानी शामिल हैं, कितनी दवाइयाँ आ रही हैं, कितनी दवाइयाँ जा रही हैं, कितने पेशेंट हैं, कितने हमारे पास स्टाफ है, सब कुछ को क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल सब कुछ को मैनेज करने के इसका कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यूज ऑफ कंप्यूटर किया जाता है इन हॉस्पिटल में, सब कुछ मैनेज करता है कंप्यूटर। लिखा, फार्मासिस्ट यूटिलाइज द इंटरनेट टू गेट यानी टूगेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज। मतलब जो फार्मासिस्ट होते यानी कंप्यूटर में इंटरनेट का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज मतलब उपयोग करते हैं। ठीक, किस इन्फॉर्मेशन के लिए, डिजीज़ के बारे में जानने के लिए और डिजीज़ से रिलेटेड थेरेपी के बारे में जानने के लिए। मतलब थेरेपी मतलब जो उपचार के जानने के लिए फॉर देयर पेशेंट की, क्योंकि देखा जाए तो डिजीज़ की कंडीशन पता चल जाएगी और सूटेबल ड्रग्स की यानी थेरेपी पता चल जाएगी तो पेशेंट बढ़िया से टर्न हो जाएगा। तो किसके यानी मदद से हो रहा है, कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। ठीक, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एम टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड मैनुअल रिकॉर्ड। मतलब कंप्यूटर देखा जाए तो पेपर वर्क को सबसे कम कर रहा है। अभी बताओ, जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल में सभी चीज़ का हमें ब्यौरा रखना चाहिए। ठीक, ये रखना ही चाहिए। अब बताओ, उसको तुम किसी पेज पे लिखोगे तो कितनी रोज़ दवाइयाँ आ रही, कितनी जा रही, आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आपके हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, प्यारा सा कंप्यूटर होना चाहिए जो सब कुछ मैनेज करता है। ठीक, तो जो पेपर को रिड्यूस कम करने का यूज करता है। मैनुअल रिकॉर्ड एक कॉपी होती है जो सब कुछ रखती है। ठीक, वो सब कम हो जाएगा, सब कंप्यूटराइज हो जाएगी। फिंगर लगता हुआ अटेंडेंस लग गया, सब काम खत्म। ठीक, रजिस्टर का कुछ काम ही नहीं है। तो ये तुम्हारे पास था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कुछ तुम्हारे पास सब कॉमन वेब है कंप्यूटर यूज इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस, यही हमसे पूछा हुआ था। इंट्रोडक्शन बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या कैसे लिखना है, देखिए, सबसे पहले लिख रखा तुम्हारे पास मेडिकल एरर। अब कंप्यूटर का यदि प्रयोग करेंगे तो एरर नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक मशीन है तो सब कुछ मैनेज कर लेती है आराम से। तो लिखा, यूज टू मैनेज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रिस्क्रिप्शन
ऑर्डर, इन्वेंट्री कंट्रोल, सब प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मतलब क्या होगा, यहीं बैठे हुए डिजीज का कंडीशन आप उस पर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा। बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है, उस पर किया जाता है कि एक्चुअल में आप बीमारी बताएंगे तो भी दवा भी बता देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अब उसमें थोड़ी % भी एरर नहीं मिलेगी, ठीक। या कोई आप पर्चा लेके आया, कोई नॉर्मल बंदा लेके आया तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कंप्यूटर को दो, कंप्यूटर रीड करके सट्ट से बता देगा सब, एरर नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मेडिकल एरर्स को मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, मतलब तुम्हारे पास क्लिनिकल में जो कोई भी डिसीजन लेना है, क्या क्या, यूज कंप्यूटर बेस्ड टूल टू हेल्प मेक द क्लिनिकल डिसीजन रिगार्डिंग डूरिंग द थेरेपी, मतलब थेरेपी के समय देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है जो क्लिनिकल डिसीजन लेने में तुरंत मदद करता है। आल्सो प्रोवाइड द पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब पेशेंट की पूरी रिकॉर्ड ये रखता है कि पेशेंट क्या है, कैसे है, कि ट्यूमर है, कब से दवाइयाँ ले रहा है, सब कंप्यूटराइज है भाई। ड्रग्स इंट्रैक्शन इन पेशेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखने के लिए क्या होगा देते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। पेशेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अब तो बहुत सारे तुम्हारे पास आ गए। अभी देखेंगे एक आभा ऐप बनता है, आभा ऐप ABA, ठीक है, HA होता है, आभा जिसे बोलते हैं। उसमें तुम कहीं भी यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे करा रहे हो तो उसमें टोकन नंबर होता है, बताओगे ना तो तुम्हारी हिस्ट्री पूरी पता चलेगी कि कहाँ कहाँ तुम दवा कराए हो, किस डॉक्टर से मिलो, सारा चीज़ वो बता देगा आभा के अंदर, ठीक। तो वही चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, जो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक, कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। इट अलाउ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है। इंक्लूड मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कब से तुम दवा ले रहे हो, कौन कौन सी दवा ले रहे हो, कौन कौन सा जांच कराए, सब कुछ रहता है। मेडिकेशन उपलब्ध रहता है। एलर्जी, यानी कि हमारे पास एलर्जी होती है, ठीक, या मेडिकल रिपोर्ट होता है। मेडिकल रिपोर्ट मतलब जैसे अभी आप मान लेते कराएं क्या, कोई जांच करवाएं तो इसमें क्या कर देता है, आपका लैब में निकलता है, ठीक है, लैब में निकलता है तो उसको भी मैनेज कर लेता है आराम से कंप्यूटर, जो मैनेज करके आपको दे देता है। लैब रिपोर्ट देगा, उसको चाहे जहाँ आप ले जाके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बार कोड टेक्निक क्या होती है, अब बहुत सारे जगह देख रहे हैं तो बार कोड स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है और ट्रैक करता है इजीली करेक्ट मेडिकेशन, मतलब वो इजीली ट्रैक कर लेगा कि ये सही मेडिसिन है कि नहीं। अब देखेंगे ना ऐसे होता है, बार कोड से लगा टूई बोलेगा, अब उस दवा की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मॉनिटर पे आ जाएगी कि क्या बना है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चर होता है, डेट एक्सपायरी, डोज, रूट, सब कुछ बारकोड मेथड के अंतर्गत आता है। स्कैन करेंगे ना वो पूरा ब्यौरा दे देगा कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ, कौन सी कंपनी बना रही है, बैच नंबर क्या है, कब बनाया गया, कब एक्सपायरी, अपने आप वो आपके डाटा के अंदर सेव हो जाएगा, जो कंप्यूटर का कमाल है। ड्रग्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस, ड्रग्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, जैसे फार्मासिस्ट विथ एक्सेस टू द लेटेस्ट ड्रग्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डोजेज गाइडलाइन, साइड इफेक्ट और इंट्रैक्शन, सब कुछ बता देता कौन, कंप्यूटर। मतलब ड्रग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि ये कब बना हुआ, कैसे बना, किस पर्पज़ के लिए यूज करना पड़ेगा, एक्चुअली में इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। नहीं, दवाइयों पे लिखा होता है कि ये आपको साइड इफेक्ट दिखे तो आपको छोड़ देना है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कौन बताता है, यही कंप्यूटर बता के हमें दे देता है, ठीक। तो ये रहा है आपका प्यारा सा क्वेश्चन, जो 5वें का फुल आपको लिखना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इतने जगह यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी हमने इंट्रोडक्शन ऊपर ही बता दिया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर को डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, मतलब सबसे पहले फार्मास्यूटिकल क्या केयर क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके सामने यहाँ से दिखाते हैं, ये आपके सामने रहा फार्मास्यूटिकल केयर का, ठीक है, प्यारा सा नोट, ठीक। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्रोसीजर भी आपको देखना पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है, दवाइयों के द्वारा, अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता, दवाइयों के द्वारा डिजीज की कंडीशन को हम सही करते हैं या पेशेंट को सही करते हैं, तो एक हम केयर करते हैं कि इसी के अनुसार वो चलेगा तो मेंटेन कर लेंगे उसकी बीमारी को, तो उसी को फार्मास्यूटिकल केयर कहते हैं। तो क्या लिख रखा, फार्मास्यूटिकल केयर इज स्पेसिफिक सर्विस होती है, मतलब एक तरह की स्पेशल सर्विस होती है, एंड एक्टिविटी होती है बाई विच
फार्मासिस्ट कोऑपरेट विद द पेशेंट। जो फार्मासिस्ट रहता है पेशेंट को कोऑपरेट करता है कि भाई थोड़ा सा आप हमारा हेल्प करेंगे, मतलब हमारी बात मानेंगे तो हम आपकी ठीक है जो भी डिजीज है एकदम से क्योर कर लेंगे मस्त तरीके से। या अदर हेल्थ केयर में ठीक है उस सब क्या कर देते दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और याद रखना पेशेंट और फार्मासिस्ट और डॉक्टर ये तीनों यदि कोऑपरेट करके सब काम करें तो बड़ी तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा प्रोफेशनल इज यानी इन डिजाइन, इसमें क्या क्या डिजाइनिंग यानी दवा की कैसे डिजाइनिंग करें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, मॉनिटरिंग कैसे करना, किसका फार्मोका यानी फार्माथेरेपेटिक प्लान करना टू प्रोसीजर बेस्ड थेरेपेटिक आउटकम फॉर पेशेंट। मतलब क्या कह रखा दवा का हम डिजाइनिंग कैसे करेंगे, वो दवा को उस यानी पेशेंट के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके बारे में बताना। मॉनिटरिंग उस हम यानी पेशेंट की जो डिजीज है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ड्रग्स को कैसे मॉनिटर करेंगे, ये सब के बारे में प्लान बनाया जाता है जिससे हमारे पेशेंट से ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट थेरेपेटिक इफेक्ट आउटकम निकल के आए। उसी को क्या बोला जाता है फार्मास्यूटिकल केयर बोला जाता है। केयर मतलब सिंपल सा दवा के द्वारा किसी पेशेंट का मस्त तरीके से ठीक है देख रेख करना क्या कहलाता फार्मास्यूटिकल केयर कहलाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब प्रिंसिपल में देखते हैं, प्रिंसिपल टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसे फार्मास्यूटिकल केयर पे हम आराम से मैनेज कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले नॉलेज तथा स्किलफुल स्टाफ होना चाहिए। आपके यहाँ जो भी नर्सेस हैं फार्मासिस्ट है सब वेल एजुकेटेड होने चाहिए। ठीक, बट अब इस टाइम तो होता नहीं है भाई। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल देखेंगे एकदम से पोत पात के आने वाली लड़कियों को रखेंगे जो 2-3 हज़ार पे काम कर रही हैं। ठीक है, अब 2-3 हज़ार पे काम कर रही हैं, सोच सकते हो तो अब तुम सोच सकते हो 3-4 हज़ार पे काम कर रही वाले तो 5 हज़ार कर रही हैं तो वो कितना एजुकेटेड होगी, मतलब वो MBBS करके आके वहाँ बैठी हैं। ठीक, ऐसा एटीट्यूड उनका रहता। ठीक है, तो ऐसे बंदा होना चाहिए जिसके प्रॉपर नॉलेज हो, स्किलफुल स्टाफ होना चाहिए। इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज मस्त तरीके से होना चाहिए। जितना ज़्यादा इक्विपमेंट रहेगा उतना ज़्यादा हम पेशेंट की केयर कर पाएंगे। रिसोर्सेज तगड़ा होना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन जैसे पेशेंट से बात करने की मस्त तरीके से क्षमता होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे ठीक दवाइयाँ लिखते हैं कम बट आपसे बतिया लेते हैं बहुत बढ़िया और आपको ट्रीट करके भेज देते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक, कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। प्रॉपर डाटा कलेक्शन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक, और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर डाटा कलेक्शन मतलब उस पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के जरिए उसे हम मैनेज कर देंगे जिससे अपना काम हो जाएगा। कोलैबोरेशन विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे मतलब उसको मैनेज करेंगे, सही करेंगे कि हमारा पेशेंट सही हो जाए जल्दी जल्दी। ठीक, उससे हम कोलैबोरेट करके अपना काम डॉक्टर ठीक है जैसे हम फार्मासिस्ट हैं तो डॉक्टर से मिलेंगे, सर ये कंडीशन इसकी तो क्या किया जाए तो वो बताएंगे, तो उसी तरह से हमें कोलैबोरेट करना है। इफेक्टिव वर्क फ्लो मैनेजमेंट करना, ऐसी दवाइयाँ देना है जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रहे जिससे पेशेंट जल्दी ट्रीटमेंट लेके सब मस्त हो जाए, टर्न हो जाए। ठीक, फिर लिखा प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, कौन कौन से तुम्हारे पास प्रोसीजर है। अब इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। कहला लिखा प्रोफेशनल रिलेशन मस्ट बी स्टेबलाइज एंड मेंटेन, मतलब जो प्रोफेशनल रिलेशन है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में उसको आपको स्टेबल रखना और यानी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन यानी मेडिकल इंफॉर्मेशन मस्ट बी ठीक है मस्ट बी कलेक्टेड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड एंड मेंटेन करने का काम होता है। ठीक, कहने का मतलब पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन देना। पेशेंट को जैसे कुछ स्पेशल दवाइयाँ नहीं होती कि ये देंगे तो सटीक से फिटिया जाएगा, उसका कलेक्शन करना, उसका ऑर्गेनाइज करना, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। ठीक, क्यों, क्योंकि मान लें तो उससे रिलेटेड कोई अदर पेशेंट आए तो उस पर हम अप्लाई करेंगे तो ये सब करना पड़ेगा। इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट बाय द पेशेंट, हम जो हमारे पास मेडिकल इन्फॉर्मेशन इवेल्युएट हो रहे हैं निकल रहे उसको हमें कलेक्ट करना है, किससे, पेशेंट से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से आते हैं। ठीक है, लिख रखा फार्मेशन ऑफ थेरेपेटिक प्लान, उसका हम प्लानिंग करेंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो लिखा फार्मेशन ऑफ यानी फार्मको थेरेपेटिक प्लान करेंगे। ठीक, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट लिखा है कंसेंट एंड डेट पेशेंट इज रेडी और नॉट फॉर ऑफ द थेरेपेटिक प्लान फॉर हिम, मतलब आपको डिटरमाइन करना कि पेशेंट कंसर्ट है कि सही है कि रेडी है कि नहीं उस
जो हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि सही है कि गलत, ये सब उस पर हमें मैनेज करना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, मतलब तब जाके यदि वो सही रहेगा कि भैया हम एकदम सिक्योर हैं, तब जाके अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना है। फिर फार्मासिस्ट रिव्यू करना है, बार बार उसे देखना है, मॉनिटरिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, थेरेपेटिक प्लान इज इफ़ नीडेड, यदि उसको दोबारा यदि चाहिए कोई, ठीक है, थेरेपी यानी थेरेपेटिक प्लान, तो और उस पर हम रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केयर की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रिंसिपल आपको इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ये लिखना पड़ेगा, और डायग्राम जो पीछे थोड़ा सा बताएं वो करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल 6ठा नंबर क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बारे में हम चलते हैं थोड़ा सा। क्या लिख रखा है, डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, राइट एम एन स्कोप, मतलब फार्माकोविजिलेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, उसका एम के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा इसको बता के काम ख़त्म कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या लिख रखा, देखिए सामने दे रखा फार्माकोविजिलेंस। अब देखिए इस वर्ड का मतलब समझिए, विजिलेंस मतलब निगरानी रखना, फार्माको मतलब ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स के द्वारा हम ड्रग्स की निगरानी रखते हैं। जैसे पेशेंट को दे देंगे तो उसकी निगरानी रखेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट सही है कि नहीं, इफ़ेक्ट काम बढ़िया से इस पेशेंट के ऊपर ये दवा काम कर रही है कि नहीं, तो वो सब जो निगरानी रखा जाता है उसी को फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है, ठीक। अब डिफिनेशन क्या लिख रखा, फार्माकोविजिलेंस इज ए मेड अप ऑफ द टू वर्ड, मतलब दो वर्डों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज ए फार्माकोन, सेकेंड इज ए विजिलेंस। फार्माको मीन्स क्या होता है, ड्रग्स अथवा मेडिसिन, और विजिलेंस मतलब टू कीप वॉच, मतलब उसकी निगरानी रखना, ठीक। अब इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइन एज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, याद रखना, देखो डिटेक्शन किसकी, चाहे भी वो ड्रग्स की, एक्चुअली में ड्रग्स की निगरानी की जाती है, ड्रग्स को डिटेक्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, किसमें, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी अदर ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्या कर रखा, जैसे कोई दवा उसे दे दी है तो उसे हम डिटेक्शन करेंगे कि जो दूसरी दवा दे रहे हैं इसके साथ तो डिटेक्ट न कर जाए, ठीक है, असेसमेंट न कर जाए, या कोई प्रिवेंशन, ठीक है, हम उसे क्या उसे दवा के साथ कोई ऐसा ना कि इंटरेक्शन करके ख़राब कर दे उसकी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है। तो ये प्यारा सा थोड़ा सा रहा आपके फार्माकोविजिलेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक। फिर हमसे मेन पूछा था एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस, इसका मेन एम क्या होता, तो क्या लिख रखा, टू मेक ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इफेक्टिवली, मतलब जो पेशेंट को आप ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, उसी से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो लिखा टू मेक ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इफेक्टिव, ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को मोस्टली इफेक्टिव ड्रग्स देना चाहिए, ठीक। टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर एंड सेफ्टी रिलेटेड विथ यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पेशेंट के केयर को, जैसे पहले जमाने में पिछले ज़माना वाला वो काम नहीं, ऐसे हमें इम्प्रूवमेंट करना कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम केयर कर सकें। सेफ्टी रिलेटेड विथ यूज ऑफ मेडिसिन, जो भी तुम्हारे पास उसे मेडिसिन यूज कर रहा है उसे सेफ्टी के साथ करें, ठीक है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती ना कि इंट्रैक्शन कर जाती, तो उस दवा के साथ कोई ऐसी दवा दो जो उसको सप्रेस करके रखे, एडवर्स इफेक्ट न पैदा करने दें। द यूज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशन, जैसे सच एज अल्ट्रासाउंड, CBC, ECG, एक्सरे वगैरह होता है, सब में हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस का उपयोग करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसकी निगरानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए देखेंगे एक छोटा सा लिक्विड लगा देते हैं, एक्सरे के लिए प्लेट लगा देते हैं, ठीक। अब CBC करने के लिए ब्लड निकाल के आपका पूरा निगरानी करके दे देते हैं। तो ये क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य है। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक हेल्थ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। सेफ्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब जो भी आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो सेफ्टी यानी रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, टू अर्ली डिटेक्शन एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट, मतलब उसे हम क्या कर देते, फार्माकोविजिलेंस से हम पता चल जाता है कि अर्ली स्टेज में, मतलब अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं बीमारी को और उसे ट्रीट करके मार पीट के ख़त्म सही कर देते हैं।
फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, बहुत सारे तुम्हारे पास जो रिस्क फैक्टर हैं उसको कम करने के लिए, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम फार्माकोविजिलेंस का उपयोग करते हैं। तो ये उद्देश्य है आपके फार्माकोविजिलेंस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, स्कोप ऑफ यानी फार्माकोविजिलेंस कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए कईयो है। देखिए स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ये फ्लो चार्ट आप जरूर बनाइएगा। ठीक, तो ये फ्लो चार्ट देखिए, हम जितना भी चीज़ लिखते हैं बहुत सटीक और फ्लो चार्ट के जरिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे लड़के तुरंत समझ जाते हैं। तो यदि आप फार्माकोविजिलेंस में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट की मॉनिटरिंग तो ड्रग्स के जरिए की जा रही थी, इसीलिए तो नाम ही फार्माको ठीक है विजिलेंस है। ठीक, तो पेशेंट मॉनिटरिंग के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन तथा वैक्सीनाइजेशन, मतलब उस पेशेंट नहीं सही हो रहा तो उसे करेंगे भाई यह है कहीं इम्यूनाइजेशन तो करवाए हो कि नहीं, तो कहेगा नहीं, तो उसे इम्यूनाइजेशन करके दोबारा फिटिया देंगे उसको। हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करेंगे जो सबसे ज़्यादा होता है। डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करके उसको हम ट्रीट करेंगे जिससे वो मैनेज हो सके, ये होना चाहिए। एकेडमी मतलब पढ़ाई के रिस्पेक्ट में सब मैनेज होना चाहिए बढ़िया से। ब्लड बैंक हमें होना चाहिए। ब्लड बैंक मतलब जैसे किसी को रिक्वायरमेंट हो कौन सी डिजीज की, यानी कौन सा ग्रुप का ब्लड चाहिए तो हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। डर्मेटोलॉजी, स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी निगरानी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्कोप में आराम से आप जा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए का पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर को हमने कवर कर लिया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, ये पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब पार्ट बी हमारे पास आता है। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं, कि इन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक, अब 10 क्वेश्चन को नहीं, हम 11वें क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसकी चिंता आप मत करिए। ठीक, दोबारा बोलें, इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा है, तो वहाँ कांटेक्ट करके आप आराम से मंगा सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। सिंपल सा हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, जब जो फार्मेसी में हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में जो फार्मेसी खोली जाती है उसी को हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका यानी ऑब्जेक्टिव भी हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, तो कोई ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता। उसके पहले समझते हैं हॉस्पिटल क्या होता। ठीक, हॉस्पिटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक दो आदमी तो रहते नहीं, बड़ी ठीक है दायरे में रहते हैं। तो हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट प्रोवाइड हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड वेल एजुकेटेड स्टाफ तथा यानी स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए हम क्या कर देते हैं, इसमें हम किसी भी पेशेंट को केयर करते हैं, उसी को हॉस्पिटल बोलते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, तो आपके माइंड में आया होगा जो भी हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, ठीक, हॉस्पिटल फार्मेसी की होती है, वो भी 150% सही है। हॉस्पिटल फार्मेसी जो हेल्थ केयर सर्विस होती है विच कंपेरिजन द आर्ट एंड प्रैक्टिस होती है। ठीक, प्रोफेशन एंड चूजिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे तुम चूज करोगे, ठीक है, और उसे प्रिपेयर कैसे करोगे, स्टोरेज कैसे करोगे, कंपाउंडिंग कैसे करोगे, तो ये सब जो करते हैं। ठीक है, देखो लिखा है डिस्पेंसिंग मेडिसिन, यानी मेडिकल डिवाइस, एडवाइसिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, पेशेंट ऑन देयर सेफ एंड इफेक्टिव और इफेक्टिव मैनर में रहता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। सिंपल सा समझिए हॉस्पिटल फार्मेसी क्या कहलाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा चीज़ है जो दवा की चूज करता है, उसका प्रिपेयरिंग करता है, स्टोरेज करता है, कंपाउंडिंग करता है और डिवाइस को देखता रहता है, और जो तुम्हारे पास पेशेंट रहता है उसके सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए तथा ठीक है इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा तुम्हारे पास, हॉस्पिटल फार्मेसी यानी फंक्शन फॉर द रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्पेंसिंग ड्रग्स मेडिसिन टू द पेशेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या लिख रखा देखिए, सुबारा करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका मेन काम क्या होता है, दवा को ठीक है स्टोरिंग, यानी तो सबसे पहले फंक्शन में इसमें क्या करेंगे, ठीक है, फंक्शन फॉर रिसीविंग स्टोरिंग मतलब दवा को लेंगे स्टोरेज कर लेंगे, डिस्पेंसिंग करेंगे किसका, ड्रग्स का, यानी मेडिसिन टू पेशेंट के लिए अपना काम करेंगे। ठीक, हॉस्पिटल फार्मेसी आल्सो मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती हैं, और जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उसका भी बनाने का काम होता है।
जो कौन करता है, एक्चुअल में यही हॉस्पिटल फार्मेसी करती है। अब एक हॉस्पिटल पे किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो लिखा है, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिए, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो लिखा है रिक्वायरमेंट फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब 50 बेड के लिए 3 फार्मासिस्ट कम से कम चाहिए, ठीक। 7 बेड यानी 100 बेड के लिए 50, 200 के लिए 8 और 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये इनके बारे में हो जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन, ये इंश्योर करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तथा ऐसी दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा जो इफेक्टिव होती हो। टू प्रोवाइड एक्यूरेट डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं क्या, जिससे करेक्ट जो तुम्हारे पास मेडिसिन होती है उसको ये प्रोवाइड कराती हैं, ठीक। फिर क्या लिख रखा, टू मॉनिटर एंड डैमेज ड्रग्स थेरेपी, मतलब जो तुम्हारे पास ड्रग्स थेरेपी करा रहे हैं उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना हॉस्पिटल फार्मेसी का उद्देश्य होता। मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज तथा इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन को प्रॉपर स्टोरेज करना और इन्वेंट्री करना जिससे वो आराम से, ठीक है, मेंटेन हो सके, ठीक, इनका ये उद्देश्य है। टू प्रोवाइड वेल एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड पेशेंट अबाउट ड्रग्स यूज, मतलब हमें प्रोफेशनली देखा जाए तो वेल एजुकेटेड हेल्थ केयर पर्सन होना चाहिए जो पेशेंट के ड्रग्स के यूज करा सके, ठीक है। नहीं तो अभी मान लेते उल्टा सीधा देगा तो उससे दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। तो फार्मेसियल सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी पीछे देखें, ऑब्जेक्टिव लिख दिए, अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या बोल दिया है जी, कह दिया हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है इसके बारे में फिर क्या दिया है जी, यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब ठीक है यूज बताना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह सारा, प्रॉपर्टी बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बता देंगे, तभी कोई टेंशन नहीं है। तो लिख रखा तुम्हारे पास यहाँ से देखिए हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, ठीक। अब हॉस्पिटल फार्मूलरी को अभी तुम अपने हमारे भाषा में समझिए क्या होता, ठीक। एक सिंपल सा कमेटी बैठाई जाती है तो उसमें फार्मूलेशन दिया जाता है कि अच्छा बीमारी इस कंडीशन पे है तो ये दवा दे सकते हैं, एक हमें, ठीक है, कमेटी एक शेड्यूलिंग बनाई जाती है, ठीक, जिससे फार्मूला की तरह, जैसे फार्मूले से मैथ में फार्मूला नहीं होता कि ये लगा देंगे तो ये आ जाएगा, तो उस तरह से ड्रग्स जो होती है, ठीक है, पेशेंट को कैसे यूज करना है तो एक हम लोग उस पर फार्मूलेशन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये हॉस्पिटल में बनाया जाता है बहुत सारे मेडिकल स्टाफ के जरिए, तो इसीलिए इसे ये क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी बोला जाता है। क्या लिख रखा, हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम इज ए मेथड इन विच द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द फार्मेसी के साथ मिलके थेरेपेटिक कमेटी सेलेक्ट करती हैं और इवेलुएट करती हैं मेडिकल एजेंट के साथ, तो उसी को क्या बोला जाता है, सिंपल सा, ये सब मिल के मेडिकल एजेंट मेडिकल स्टाफ मिल के एक फार्मूला बनाते हैं, उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं, जो अच्छे से हॉस्पिटल वर्क कर सके। इट इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी टू स्टॉक ऑल द मेडिकेशन डैट डॉक्टर में भी वांट टू प्रिस्क्राइब टू देयर हॉस्पिटल पेशेंट, मतलब क्या होता है, अभी मान लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी आप खोल दिए, तो ये थोड़ी ना इजी है कि जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखे सब आप रखना पड़ेगा, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि डॉक्टर से फार्मूलेट करना पड़ेगा, सर ये हमारे पास दवाइयाँ इसी के इर्द गिर्द आप लिखिएगा, या उसी दवाइयाँ लिखिएगा जो हम अल्टरनेट कर सकें, ठीक, अल्टरनेट मतलब उसकी दवाइयाँ बदल सकें, ठीक। ये होता द हॉस्पिटल स्टाफ अलॉन्ग विद द PTC मीट रेगुलरली टू मेक द चेंज इन द फार्मूलरी, ठीक है, हम क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे तभी अपने फार्मूलरी को चेंज कर सकते हैं। रिवाइज इट प्रोडक्टिवली, मतलब क्या होता है, हम समय समय पर उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, चाहे नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें हॉस्पिटल फार्मूलरी में, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट इनके बारे में। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यानी उस बात एक ही है, फार्मेशन लिखा है तुम्हारे पास, फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग्स प्रोडक्ट, हम किसी भी ड्रग्स प्रोडक्ट को फार्मूलेट कर सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे, ठीक। जैसे किसी पर्सन की बीमारी है तो बोल देंगे अच्छा ये दवा प्रयोग करेंगे, 3-4 दवाइयाँ लिख देंगे तो वो हम फार्मूलेट कर दिए, उसी के अनुसार किया जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल पॉलिसी में आराम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन हम इसी के अंतर्गत देते हैं कि फार्मूलेशन में लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू,
ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पूछा है, ठीक है, ब्रीफ अबाउट फीफो एंड फेफो मेथड हमें बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। अब ये मेथड देखा जाए तो आप यदि फार्मेसी कर रहे हैं तो आप ही के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि फीफो और फेफो मेथड बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इसी से हमारा सारा दुकानें वगैरह चलते हैं, और इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी दुकान डूब जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, पहले लिख रखा फीफो एंड फेफो मेथड पे आते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। FIFO and FAFO are the two most common प्रैक्टिस इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ड्रग्स का कर रहे हैं, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बोथ मेथड प्रोवाइड द इन्वेंट्री ट्रेसिंग एंड रिड्यूज प्रोडक्ट वेस्टेज इन द सप्लाई चेन। ये क्या कर देते हैं, इन्वेंट्री को ट्रेस कर लेती हैं, और जो हमारे सप्लाई चेन में जो भी प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है उसको ये कम करती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपायर होंगी तो दिक्कत होगी ना, तो उसको कम करती है। अब इसमें फीफो का मतलब क्या होता है, फेफो का मतलब क्या होता है, फिर इसका फ़ायदा और नुकसान लिख देंगे, बस काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो लिखे, हम सबसे पहले लिखा गया तुम्हारे पास फीफो, यानी यफ से क्या होता है, फर्स्ट आई से इन होता है, और एक यफ से फर्स्ट होता है और ओ से आउट होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज़ द मेथड इन विच द स्टॉक डैट वाज द फर्स्ट इन द यानी वेयर हाउस इज टेकन आउट फर्स्ट, ठीक है, यूज फर्स्ट टू इंश्योर दैट द लीस्ट नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पास द एक्सपायरी ड्रग्स। ठीक है, या डेट लिखेंगे आप। इसमें क्या होता है, सिंपल सा समझिए क्या होता है। फीफो एक तरह का ऐसा मेथड होता है, जो दवाइयाँ हमारे मेडिकल स्टोर में पहले इन आई है, इन मतलब जो पहले आई हैं वो पहले बेची जाएंगी। ठीक, नहीं तो एक्सपायरी देखो, अब जो नियर एक्सपायरी रहेगा उसको हम लिस्टिंग करेंगे, उसको हमें जल्दी बेचना है। ठीक है, नहीं तो हमारा बहुत सारा घाटा हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, फीफो बोलते हैं। अब फेफो मेथड उसी का बहुत सेम टू सेम होता है। इसमें जो पहले एक्सपायर होने वाली उससे पहले आपको बेचना है। तो क्या लिखा है फेफो में, ठीक है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट इज द मेथड इन विच द आइटम डेट आर क्लोजेस्ट टू द एक्सपायरी डेट कैन बी यूज। मतलब क्या होता है, जो एक्सपायरी डेट में होने वाली है उसको आपको पहले निकालना है मेडिकल स्टोर से, नहीं तो आप ही के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए दिक्कत हो सकती है। अब इनका इस मेथड और का फ़ायदा क्या होता है, लिख रखा है एब्सोल्यूट स्टॉक रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो ख़राब चीज़ें उसको हम कम कर सकते हैं। स्पेंडिंग कट फॉर द वेयर हाउस लॉजिस्टिक, मतलब कोई भी दवाइयाँ आप काटिए तो आपका जो तुम्हारे पास एक्सपायरी डेट वगैरह है, मैन्युफैक्चर वगैरह, उसको पहले आप मेंटेन करेंगे, ये इससे सीखेंगे। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज द कस्टमर सर्टिफिकेशन रेट, इससे हमारे पास कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। जैसे हमारे तो कोई कस्टमर पूछ ले तो देखिए भाई ड्रग्स एक एक्सपायरी बाकी नहीं, तो उससे हम दिखा देंगे आराम से। ठीक, रिड्यूज द इनफेलिलेशन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा घाटा में जाना रहता है उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको रिड्यूज कर सकते हैं। ठीक है, घाटा ना हो। ठीक, ये हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, याद रखना, किसी चीज़ का फ़ायदा तो नुकसान भी है। नीड इज एक्यूरेट प्रोडक्ट ट्रेसिंग सिस्टम, मतलब आपके सामने ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आपके सामने, ठीक है, ट्रेस कर सके, उसके लिए प्रॉपर कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए जिसमें लागत आपकी लगेगी। वेल ऑर्गेनाइज वेयर हाउस स्पेस होना चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए कि हर एक दवा अच्छे से आप रख सकें। ठीक, हर एक दवाइयाँ हमें दिखे नहीं तो कोई पीछे दवा रहेगी, रखे एक्सपायर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हायर टैक्सेस, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हायर टैक्सेस देना पड़ेगा। जैसे मान लेते अभी एक्सपायरी निकल गई तो DI यदि मारा है, ठीक है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप पेला जाएंगे रेला जाएंगे, चल जाएंगे जेल में। होता भी ऐसे, रियलिटी है भाई। नेक्स्ट में क्या लिखा कहा है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट हैंडलिंग ऑफ नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस के बारे में बताना पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स को कैसे आपको हैंडलिंग करना है इसके बारे में बताना पड़ेगा। हॉस्पिटल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स, कैसे हैंडलिंग करना, कैसे स्टोरिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब बताता। देखा जाए अपने आज़ादी के बाद, ठीक है,
देखा जाए, आज़ादी से पहले देखा जाए, ठीक, आज़ादी से पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास इसमें तो कोई ड्रग्स को बहुत खतरनाक डेंजरस पास की जाती थी, लोग यूज करते थे। डिफरेंट स्टेट में अलग अलग रूल उनका था जो अपना इम्प्लीमेंटेशन करके एक्ट चलाते थे। बट जब तुम्हारे पास 1940 में 38 के बाद तुम्हारे 30 के बाद देखो 1940 में देखा जाए तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया। उसमें बोला गया कि कोई नारकोटिक साइकोटिक सब्सटेंस है तो कैन नॉट सोल्व विदाउट द वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के लिखा रहेगा उसी को आप बेच सकते हैं, तो पकड़े जाएंगे तो आप जाएंगे जेल, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये लाया थोड़ा सा कम किया। एज पर लॉ ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, दिस एक्ट द कल्टीवेशन, पोसेशन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओपियम तथा इंडियन हैम्प, कोका, ठीक है, आर रेगुलेट एंड कंट्रोल। मतलब इसमें क्या किया जाता है, कोई भी ड्रग्स का कैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको सब ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। यदि आप गांजा बो रहे हैं तब भी आप पकड़े जाएंगे, चरस बो रहे हैं तब भी, यदि बो रहे हैं तो आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में। ठीक, ये होता है। दीज एस्पेक्ट आप सेल, यानी सेल करना चाहते हैं या तुम्हारे पास रिटेल पे या होलसेल पे, तो यानी तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, कॉज बाय द शेड्यूल एच, एल और यक्स के तहत आपको कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की तरफ लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिलाई हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री यानी लिखा है हॉस्पिटल कंट्रोल द प्रोसीजर, इसको कैसे कंट्रोल करता है प्रोसीजर को, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। देखिए पहले लिख रखा है तुम्हारे पास प्रोसीजर, ठीक है, यानी गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस इन हॉस्पिटल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहले जो तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आप हॉस्पिटल पे प्रॉपरली हैंडल करेंगे और कंट्रोल करेंगे सब्सटेंस को। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब कुछ पर्चे पे मैनेज होना चाहिए कि हम कितनी दवाइयाँ दिए, कैसे दिए, किसको दिए, ये सब होना चाहिए, नहीं तो आपके के लिए दिक्कत होगी। मेडिकल सुपर इंटेंडेंट शुड बी मैनेज प्रॉपरली, मतलब जो मेडिकल इंटेंडेंट है उसको आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ देखो कोई, ठीक है, ऐसा ना नशीला पदार्थ बिकने लगे, लोग खाने लगे, तो उसको हमें अवॉइड करना है। जैसे अभी ट्रामाडोल एक साथ किसी को साथ नहीं दे सकते, बहुत से लोग देखेंगे वो ड्रग्स पीते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अरे जी सिरप पीते हैं लोग नशे के तौर पे, तो उन सबको हमें रोकना है। ठीक, हेड लिख रखा तुम्हारे पास, हेड नर्सेस शुड बी लुक आफ्टर द स्टोरेज यानी यूज ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस इन नर्सिंग यूनिट, मतलब नर्सिंग यूनिट में रखी गई तो नर्सिंग जो हेड नर्सिंग है उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें होगा कि कितना हमें निकालना, कैसे निकालना, सब कुछ मैनेज करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है प्रिस्क्रिब यानी प्रिस्क्राइबिंग कंट्रोल ड्रग्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसमें कौन कौन से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हैं, इन प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब फॉर द आउट पेशेंट फार्मेसी, इसमें क्या क्या हो सकता है, पहले फुल नेम ऑफ पेशेंट, यदि मान लेते किसी को दे रहे हैं तो उसका पूरा नाम देखेंगे, हॉस्पिटल और एड्रेस देखेंगे, मतलब किस हॉस्पिटल से ये पर्ची आई उसका पूरा डिटेल देखेंगे, डेट देखेंगे, नेम ऑफ ड्रग्स देखेंगे, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स देखेंगे, रूट ऑफ एडमिटेशन किसके थ्रू ले रहा है, जैसे नशीली दवाइयाँ कुछ लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, कुछ मुंह के थ्रू खाते हैं, तो ये सब देखना है। साइन ऑफ फिजिशियन, मतलब जो फिजिशियन लिखा उसकी प्रॉपर साइन होनी चाहिए विथ डेट के साथ। ठीक है, और याद रखना कुछ दवाइयाँ ऐसी होती बिना डेट देखे आप नहीं दे सकते, नहीं तो आप फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो नियर ड्रग ये डेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना रहता है। तो ये तुम्हारे पास था साइकोटिक तथा नारकोटिक ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, मतलब जो रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्चुअल में उसको आप कैसे स्टोरेज करेंगे, इस सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब उसको एक्चुअल में आप कैसे स्टोरेज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देना पड़ेगा। और याद रखना जो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहता बहुत खतरनाक रहता भाई। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इसका रेडियो फार्मास्यूटिकल का इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा लिखेंगे, फिर स्टोरेज लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या लिख रखा है, रेडियो फार्मास्यूटिकल रिफर टू द ड्रग्स एंड अटैच द रेडियो एक्टिव मटीरियल, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच होते हैं। अब कईयों पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, गामा हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ECG हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव पर काम करते हैं। एंटी कैंसर दवाइयाँ हो गए, कहते हैं ना फिजियोथेरेपी करा लिए, केमीथेरेपी करा लिए, तो वो सब चीज़ करना पड़ेगा। लिख रखा क्या, द रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज रेडिएशन डैट स्कैन
ठीक है, कैन मेजर मतलब क्या होकर रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस रहते हैं अपने अंदर से रेडिएशन को पैदा करते हैं, क्या कर देते हैं, रेडिएशन को पैदा करते हैं, इसको तुम आराम से मेजर कर सकते हो। वाइल द फार्मास्यूटिकल एक्टिव पोर्शन डिटरमाइन द एक्टिविटी दैट विल बी द कैलकुलेट, इसको तुम आराम से कर सकते हो। और ये बहुत नुकसानदेह होता है भाई, बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। हमें ये देखने में लगता है ना, अभी जो मोबाइल रखे हैं ये भी रेडिएशन पैदा कर रहा है, ठीक है, आपके अगल बगल से, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट डैट आर द यूज थेरेपेटिक फॉर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको स्पेशली प्रोडक्ट के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं जो तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट तथा डायग्नोस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल गेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इमिट द रेडिएशन, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा तो इमिट करेगा का रेडिएशन, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। दीज रेडिएशन आर द फोटोग्राफ, इसे ये देखा जाए तो फोटोग्राफ्ड होते हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट द इंटरनल इंजरी, मतलब हमारे शरीर के अंदर इंटरनल इंजरी को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके, ठीक है, नस ओस में, ठीक है, कहीं दिक्कतें हो रही हैं तो उसको डिटेक्ट कर लेगा तुरंत। कहते हैं अभी चोट लग गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो कैसे जान जाते हैं, नस में खून जम गया, इसी के मदद से। दीज रेडिएशन, ठीक है, दीज रेडिएशन आर द फोटोग्राफी डिटेक्ट द यानी इंटरनल इंजरी। अब लिखा है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब कैंसर का पहला स्टेज हो रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल की मदद से, ठीक, ये हो गया। अब इसको स्टोरेज कैसे करना, स्टोरिंग हमसे पूछा हुआ था। स्टोरेज ऑफ फार्मा यानी रेडियो फार्माकोस्यूटिकल, अब ये क्या करेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल और स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, इन ए सील प्लेस, मतलब इसको कहाँ रखना, सबसे पहले एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और सील पैक्ड होना चाहिए, उसी के अंदर हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर रखेंगे तो आप ही के लिए बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक, क्योंकि रेडिएशन इमिट करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिख रखा इन प्लेस शुड बी ऑर्गेनाइज एज द, ठीक है, द पर नेशनल तथा इंटरनेशनल रेगुलेशन सेट, मतलब इसके उनका देखा जाए तुम्हारे पास नेशनल और इंटरनेशनल जो शेड्यूलिंग की गई है, ठीक है, इसी के अनुसार हमें सब काम करना, नहीं तो इधर उधर फेंकेंगे तो रिलाएंगे भाई बड़ी तगड़ा, ठीक है। द कंटेनर ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल मेटी यानी में बीकम डार्क ड्यू टू द एरी, लिखा है इरिटेशन होना चाहिए, although is does not indicate that are substance, ठीक है, आर रिगार्डेड, मतलब जो भी इसमें बर्तन में जिस पे आप रखें उस पर आप डार्क और एक सिंबल बना दें कि ये इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया, इससे दूर रहें, ठीक, तो ये ऐसा होना चाहिए। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैव द मेंशन मैन्युफैक्चर इन एक्सपायरी डेट, मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहे तो उस पर पूरा डेट होना चाहिए कि एक्चुअल में कब बना है, इसके में इसका एक्सपायरी डेट कब होगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट बहुत नियर होती है, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, ये सब खतरनाक होते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया बाबू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, स्टोरेज ये हो गया। फिर क्या रखा, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन क्या होता है, राइट द प्रोसीजर एडवर्स ड्रग्स रिएक्टर मॉनिटरिंग के बारे में बताना पड़ेगा, छठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर एडवर्स इफेक्ट कॉजेज करती हैं, उसको कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, इस सब को पूरा डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा, गोल वगैरह सारा बता देंगे, काम हो जाएगा, प्रोसीजर वगैरह। तो सबसे पहले लिख रखा है एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन मॉनिटरिंग, कैसे तुम मॉनिटरिंग करोगे, जैसे हम कोई दवा खा लिए हैं तो हमारे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट डाल देगा ख़राब तरह से, तो उसको कैसे तुम मॉनिटरिंग करोगे, उसी को क्या बोला जाता है, ड्रग्स यानी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन मॉनिटरिंग बोलते हैं। लिखा क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग असेसिंग डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टिंग एनी अनइंटेंडेड हार्मफुल रिएक्शन कॉजेड बाय मेडिकेशन यूज यानी डूरिंग द नॉर्मल यूज इज कॉल्ड ADR, मतलब एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखा जाए तो क्लिनिकल फार्मासिस्टमेटी में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि हम दवा को कैसे डिटेक्ट करें, असेस्ट कैसे करें, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्टिंग। अब ये हार्मफुल इफेक्ट किसी भी जो मेडिकेशन है, हार्मफुल इफेक्ट किसी शरीर के ऊपर कैसे, ठीक है, कैसे दिखा रहा है, उसको मॉनिटर करना ही ADR मॉनिटर कहलाता है,
ठीक। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। कुछ समझे कि नहीं? सिंपल सा हमारी भाषा में समझिए। कोई पेशेंट है, कोई दवा खा लिया, ठीक है, तो वो दवा खा लिया तो उसके शरीर के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंट यानी हार्मफुल इफेक्ट दिख रहे हैं, हार्मफुल रिएक्शन दिख रहे हैं, तो उसी को दिखना ही क्या है तुम्हारे पास एडीआर, उसी को देखकर मॉनिटर करना ही क्या कहलाता है? एडीआर मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू डिटेक्ट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीआर। इसका जो मेन है तो उसे डिटेक्ट करना कि हमारे नेचर में जो तुम्हारे पास है एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं। जैसे कोई नॉर्मल बंदा कोई दवाइयाँ नहीं खा रहा बट उसके शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा तो कहेगा भैया इस एरिया में हवा खराब है। ठीक। तो वही डिटेक्ट करने के लिए नेचुरली दिया जाता है। इम्प्रूव पैकेज इंसर्ट, मतलब उसी के अंदर देखा जाए तो पैकेज इंसर्ट होता है। ठीक है। पैकेज मतलब एक थोड़ा सा पुड़िया टाइप में होता है। ठीक। मतलब कागज़ होता है, वो पूरा ब्यौरा उस दवा के बारे में उस पर लिखा होता है। क्रिएट अप्रोप्रिएटेड कंटेंट फॉर इट, उसमें क्या कर देते हैं? अप्रोप्रिएटेड कंटेंट होता है उसको दिखते हैं। टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लिखा है कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या कर देते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, ठीक है, यानी ऑलरेडी रखते हैं और देखते हैं एक्चुअल में इफेक्टिव कितना ज़्यादा है। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताते हैं कि ऐसे मॉनिटरिंग करना है। अब कौन कौन सा प्रोसीजर है? सबसे पहले लिखा सर्विलेंस एंड डिटेक्ट करना, सर्विलांस करना, उन्हें डिटेक्ट करना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है दवा के बारे में। असिस्टेंस एंड कॉजिलिटी, मतलब असिस्टेंट करना कि एक्चुअल में इसका कॉज क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा है? इन्वेंशन इन मैनेजमेंट, इन्हीं के बारे में करना पड़ेगा। फ्लो अप अन प्रिवेंशन, इन्हीं के बारे में हमें करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है तो हम करेंगे। ठीक। किसके बारे में? एडीआर को बताने के लिए। ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? ध्यान से सुनिए। 7वां नंबर, डिफाइन मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है? राइट इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा जी? राइट इम्पोर्टेंट, इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। अब मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है? कहते हैं इस बंदे को, ठीक है, ये पहले बीमारियां हो चुकी थी, ठीक है, हो चुकी थी तो काहे हो चुकी थी तो ये बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सामने लिख रखा है मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। अब ये क्या होता है गुरुदेव? थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज आप दे दीजिए। कोई टेंशन नहीं, हम आपको बताते एकदम इसी तरीके से। मेडिकल हिस्ट्री क्या होता है? जैसे अभी हमें कोई बीमारी हो रही है तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें पूरा ब्यौरा पूछेगा, भैया क्या हुआ? तो बताएंगे ये हुआ। अच्छा ये कितने दिन से हुआ है? कि आपके मम्मी पापा को तो नहीं था। ठीक। तो ये सब हिस्ट्री सब कुछ देखना। तो बीमारी के बारे में बता दिया, फिर कौन सी दवा खा रहे थे, कितने दिन से खा रहे थे, कौन दवा, कोई पर्चा है कि नहीं। तो ये सब जो हमारे पास, ठीक है, जो ब्यौरा होता है उसी को मेडिकल हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। क्या लिखा? पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इंटरव्यू इन्वॉल्व इवेलुएटिंग इंटरव्यूइंग पेशेंट अबाउट देयर पास्ट, मतलब जो पिछला बीत चुका उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। करेंट, ठीक है, करेंट यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन सी दवा प्रयोग कर रहे हैं। लिखा ऑर्डर कलेक्ट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एक यानी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किसके अंतर्गत? मेडिकल हिस्ट्री के अंतर्गत। इनका मेन गोल क्या होता? मेन उद्देश्य क्या होता? हेल्प इन डॉक्यूमेंटरी एडवर्स रिएक्शन इंक्लूडिंग द एलर्जी रिएक्शन। इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये दवा देंगे, जैसे हिस्ट्री पता चल गई तो हमें पता हो जाए कि अच्छा ये दवा देंगे तो इनकी एलर्जी कॉजेज हो जाएगा, तो हम सब मैनेज करते हैं उनके बारे में। ठीक। टू हेल्प इन द डिटरमाइनिंग द रेशनल यूज ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि रेशनल जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन यानी रेशनल मतलब समझते हो, जो उचित दवाइयाँ होती हैं ये प्रयोग कर लिए हैं कि नहीं, उस सब के बारे में डिटरमाइन हम कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट में क्या लिखा? टू हेल्प द एग्जामिनिंग द ड्रग्स इंट्रैक्शन, ये भी पता हमें चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये दवा खा रहा तो इसके साथ ये एलर्जी होके इंट्रैक्शन कर रहा है, ये दवा खा रहा कि फूड के साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छा ये दवा खाना तो ये परहेज करना, तो वो इंट्रैक्शन को भी हम इन्फॉर्म कर लेंगे, आराम से देख लेंगे। टू हेल्प इन, ठीक है, इवेलुएट द इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स एब्यूज, मतलब ड्रग्स एब्यूज कैसे हो रहा है उसको भी हम इवेलुएट करके इंडिकेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये हो रहा है। अब इसका प्रोसीजर देखा जाए तो कैसे क्या हो रहा है।
पेन प्रोसीजर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो फार्मासिस्ट शुड बी द इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू पेशेंट, मतलब पेशेंट क्या करेगा, अपने आप को फार्मासिस्ट के आगे पूरे अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा मस्त तरीके से, ठीक। फिर क्या लिखेगा, विच शुड बी गेट डिटेल डिजीज, मतलब अब पेशेंट क्या करेगा, डिजीज के बारे में पूरा डिटेल में बताएगा, ठीक है। अब उसे प्रिस्क्राइब देखना कि प्रिस्क्राइब किया गया है कि नहीं, कि अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स ले रहा था कि नहीं, मतलब डॉक्टर के द्वारा दवा ले रहा था कि बिना अपने पूछे किसी से दवाइयाँ ले रहा था लंबे समय से, ठीक। ट्रीटमेंट आल लिखा, रिकॉर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिए एक बार हम गए थे किसी हॉस्पिटल में, एम्स में गए थे, सोचो किसी को लिवा कर, अब तुम सोचो वो बंदा, ठीक है, उसे कि कितना दिन से तुम्हें दवाई चल रहा, कौन कौन सा रिपोर्ट है, सब कुछ देखें, मतलब अगल बगल बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, वो सब चेकअप करते हैं, सब खर 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 मारे 2 पन्ना लिख डाले, कहीं खतरनाक आदमी हुए, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो 2 पन्ना लिख डाले, मतलब पूरी हिस्ट्री लिख डालें। फिर जब सीनियर डॉक्टर देखें तो कहें यार कोई टेंशन नहीं, छोटा सा टेस्ट करवा लो, और 2 दवाइयाँ दिया, बंदा फिट हो गया, कहें यार खतरनाक मना ही है। अब वो परेशान थी कम से कम 3-4 महीना से तो ये होता है। लिखा ही शुड बी नोटिस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब उसे हमें पता करेंगे कितने दिन से ये दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक। ही शुड बी अंडरस्टैंड द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट बिहेवियर रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग टेकिंग द ड्रग्स, मतलब उसे बिहेवियर के बारे में देखिए कि दवा के प्रति ये कैसा बिहेवियर बर्ताव करता, उसको बारे में भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये मेडिकल हिस्ट्री गोल एंड प्रोसीजर के बारे में हो गया है आराम से। नेक्स्ट क्या दे रखा क्वेश्चन, इसके बारे में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ऐसा टेस्ट जो हम, ठीक है, अपने लंग्स के कि कितना हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, बाहर दे सकते हैं, इस सब के बारे में। ये तो नॉर्मल है, तो इसको हम उसमें रख देंगे, पीडीएफ में आप आराम से पढ़ लीजिए, ना आराम था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, डिफाइन पॉइजन, गिव इट्स टाइप, मतलब पॉइजन क्या होता है, इसके कितने भी टाइप होते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, 69 पेज नंबर, ठीक है, कॉपी में 69, यानी एक्चुअल में पॉइजन क्या होता है, इसे पॉइजन कितने तरह का होता है इसके बारे में बताना। अब पॉइजन क्या होता है, ठीक है, अभी इसके बारे में समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। पॉइजन क्या होता है, कहते हैं ये जहर खा लेना हो, ऐसा बोलते हैं ना, तो पॉइजन एक सब्सटेंट होता है इन विच द कंज्यूम तथा इनहेल, मतलब यदि आप ले रहे हैं अथवा इनहेल कर लिए, या अप्लाई स्किन पे कर लिए, या इंजेक्शन लगवा लिए, क्रिएट द प्रॉब्लम विद इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत तगड़ी प्रॉब्लम कॉजेज करता है और प्रोड्यूस करता है हार्मफुल इफेक्ट टू द बॉडी, उससे आदमी की डेथ हो जाती है, उसी को पॉइजन बोलते हैं। सिंपल सा एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, पॉइजन बोला जाता है, ठीक है। इट मे बी एनी ड्रग्स, इसमें कोई भी ड्रग्स हो सकता है। एनिमल पॉइजन मतलब चाहे स्नैक हो सकता है, या तुम्हारे पास बिच्छू सांप कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल कंटामिनेशन मतलब बैक्टीरिया जहर बना दे हमारे भोजन में या किसी खाद्य पदार्थ में, उससे भी हो सकता है, हमारे शरीर में जाग बना दे, ठीक। चाहे फूड तथा ड्रिंक में बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गया, उसे खा लिए तो पॉइजनिंग हो सकती है। ये पॉइजन चेंज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब थोड़ा सा पॉइजन क्या कर देता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से चेंज कर देगा, केमिकल एक्टिविटी को भी चेंज कर देगा, और डैमेज द सेल, ठीक है, डैमेज द सेल फ्रॉम द फंक्शन, देन डिजीज एंड डेथ अकर्स, मतलब वो क्या करेगा, डैमेज करेगा और डिजीज करेगा, नहीं क्योर नहीं करेगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये पॉइजन का इंट्रोडक्शन था। टाइप ऑफ पॉइजन देखा जाए तो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले केमिकल देखा जाए तो केमिकल के रूप में जैसे चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, और जो तुम्हारे पास सेल्फास होता है एल्युमिनियम फास्फाइड। हाउस होल्ड में रखने वाले जैसे ब्लीचिंग पाउडर होगा, केरोसिन, ये भी पॉइजन नेचर होगा। इंडस्ट्रीज में देख रहे तो मेथेनॉल हो गया, एथिग्लिसरॉल हो गया, और साइनाइड जो सबसे खतरनाक ड्रग्स होती है, यानी दवाई होती है साइनाइड, और बहुत जहरीली होती है। टॉक्सिक कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टॉक्सिक करते हैं, जैसे यानी पॉइजनस मशरूम हो जाएगा। तो मशरूम कभी भी खाइए तो देख हुई के वगैरह खाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको भी। हर्बल प्रिपरेशन इसी से किया जाता है, कभी कभी वो भी ठीक है टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। बाइट, चाहे स्नेक आपको काट लिया, चाहे स्पाइडर काट ली, चाहे न्यूरोटॉक्सिक, चाहे हीमोटॉक्सिक। स्नेक काटेगा तो 2 टाइप का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक एंड हीरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन को ये ठीक है डैमेज करता, और हीमोटॉक्सिक हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जो रहती है, जो हीमोग्लोबिन लेके चलती है, उसको डैमेज करेगा, ठीक। तो किसी न किसी तरह से आदमी की डेथ हो जाएगी यदि प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो।
इंसेक्ट है। इंसेक्ट देखा जाए तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे पास खतरनाक टाइप में पॉइजन रखते हैं, जैसे तुम्हारे पास आर्गेनोफॉस्फेट, आर्गेनोक्लोरीन होता है। थेरेपेटिक ड्रग्स है, ठीक, ओवरडोज, जैसे तुम्हारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ओवरडोज आप खाए जा रहे हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नार्कोटिक ड्रग्स। लीगल ड्रग्स कुछ क्या होती, कोडीन होती, मार्फिन होती, इसी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास पॉइजन था, एंड देयर टाइप ऑफ पॉइजन हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी को सुने होंगे कि ऐसे दवाई खाई ना और दवाइया लड़ी गए, या दवाई खाएं या ये खाना खाएं थोड़ा सा, ठीक है, चेहरे पे या स्किन पे या उनके खुद ही, ठीक है, पूरे शरीर पे या शरीर के अंदर कोई ना कोई बदलाव होने लगता है, तो उसे कहते हैं ऐसा ड्रग्स इंटरेक्शन हो चुका है। तो उसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स इंटरेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ड्रग्स इंटरेक्शन एक तरह का सिचुएशन होता है, चाहे उसमें ड्रग्स जो एक्टिविटी है चाहे अपने आप को बढ़ा देगी, चाहे ड्रग्स की एक्टिविटी को घटा देगी, तो ये होता है, ठीक है, उसको घटा बढ़ा देती है और प्रोड्यूस करती है न्यू इफेक्ट, मतलब हमारे शरीर के ऊपर एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जो तुम्हारे पास डज नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, अपने से ये प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है जी, डज नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, ठीक है, इस टर्म तुम्हारे पास ड्रग्स इंटरेक्शन, चाहे वो चाह रहा था तब प्रोड्यूस कर देता, चाहे नहीं चाह रहेगा तभी प्रोड्यूस कर देगा, तो उससे दिक्कतें होंगी। क्या क्या लिख रखा है, ए सिचुएशन इन विच द सब्सटेंस अफेक्ट द ड्रग्स एक्टिविटी, ड्रग्स एक्टिविटी को चाहे वो बढ़ा देगा चाहे वो घटा देगा, ठीक, उसके इफेक्ट को, जिससे प्रोड्यूस करेगा नया इफेक्ट, और डज नॉट प्रोड्यूस इस, अपने से प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स इंटरेक्शन। तो दो तरह के होते हैं, कभी कभी सुने होंगे दवाइयाँ में इंटरेक्शन हो गया, तो बोले तो ये दवा इसके साथ नहीं दी जाती है, ठीक, तो उसे ड्रग्स इंटरेक्शन बोला जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे बोला जाता है ये जब दवा खाएंगे तो ये आप परहेज़ करिएगा, लोग परहेज़ नहीं करते, तो उसके कारण से ड्रग्स और तुम्हारे पास फूड इंटरेक्शन हो जाता है, तो इसके कारण से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा तुम्हारे पास, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब कैसे तुम जान पाओगे कि ड्रग्स इंटरेक्शन हो गया और क्या इफेक्ट दिखेगा। ड्रग्स इंटरेक्शन में भी मेजर इफेक्ट ऑन द थेरेपेटिक रिजल्ट, मतलब क्या होता है, कभी कभी बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है, जो आप थेरेपेटिक रिजल्ट दे रहे हैं और आदमी की डेथ भी हो जाती है भाई, ठीक है, तो ये सब पे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। रिस्पांस में भी इंक्रीज अथवा यानी रिड्यूज, मतलब जो रिस्पांस हो रहा है कभी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है इंटरेक्शन कितना तगड़ा हुआ है। नहीं कहते हैं यार ये दवाई खाइए रहने का शरीर पूरा फूल गया, ऐसा होता है ना, ठीक है, तो बोलते हैं अरे बच गए, नहीं तो इनका तो समझ काल आइला है, तो वही चीज़ होता है। तो को क्या कर सकता है, कभी घट यानी इंक्रीज कर सकता है, कभी रिड्यूज हो सकता है। सेवरल ड्रग्स इंटरेक्शन, ठीक, आर स्टिल अननोन, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो तुम्हारे पास इंटरेक्शन कर रहे हैं बट किसी को एक्चुअल में पता नहीं कि काहे हो रहा है, ठीक, तो कईयों कारण बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट एंड फाइनल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है जी तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्या देखा है, राइट ए नोट ऑन डिवाइस यूज फॉर द कोल्ड स्टोर, मतलब ऐसी कौन सी, ठीक है, डिवाइस है जो कोल्ड स्टोर में रखी चीज़ जाती है, जैसे विटामिन हो गया, सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, तो वो सब कोल्ड स्टोर के बारे में रखना, याद रखना, कूल अलग होता है, कोल्ड स्टोरेज अलग होता, कोल्ड स्टोरेज अलग होता है, ठीक है, इस सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कोल्ड स्टोर, यानी कोल्ड स्टोर यानी कंडीशन क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो ठंडे स्थान पे कोई चीज़ रखा जाता है उसको कोल्ड स्टोरेज कंडीशन बोले जाते हैं। तो क्या लिख रखा, कोल्ड स्टोरेज कंडीशन इज ए डिफाइन एज द टेम्परेचर बिटवीन 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे तो उसे कोल्ड स्टोरेज कंडीशन बोला जाता है। द केमिकल रिएक्शन रेट इन माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो डाउन एट टेम्परेचर, मतलब बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं जो इस टेम्परेचर पे अपने आप को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी गर्मी के सीजन में बहुत तगड़ा गर्मी पड़ेगा तब भी दही नहीं जमेगी, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत टेम्परेचर पे मर जा रहे हैं, बहुत कम ठंडी पड़ेगी, बहुत तगड़ा ठंडी पड़ेगी तब भी नहीं जमेगा, ऑप्टिमम रहेगा तो अपने आप दही जम जाएगी फिटिया के। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ड्रग्स, ठीक है, यहाँ ड्रग्स हो जाएगा। अब देखिए इसको किस में रखा जाता है, जो तुम्हारे पास 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ना भाई, क्या हो रहा है जी, वेट करिए भाई, ठीक है,
ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, सारी प्रॉब्लम आ जाती भाई। ठीक है, तो इसमें ड्रग्स हो सकती है, विटामिन हो सकती है, विटामिन के प्रोडक्ट हो सकता है, वैक्सीन, सीरा, ग्लैंडुलर प्रिपरेशन ड्रग्स हो सकती है। शेड्यूल पी की ड्रग्स को हमेशा हमेशा कोल्ड स्टोर पे ही रखा जाता है। ठीक, अब इसको टेबल ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। रूम टेम्परेचर पे कहेगा तो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, कूल टेम्परेचर पे कहेगा तो यानी 8 से लेके 15। ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया था। कोल्ड स्टोरेज कंडीशन कहेगा तो 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फ्रिज जब बोलेगा तो -4 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ये सब सेल्सियस में दिया गया है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा आराम से। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छे तरीके से। क्या किसको आपको बताते हैं। ठीक, ये पार्ट ए और पार्ट बी, अब इसको कंबाइन करके हम एक दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। अब इसमें पार्ट सी पे आता है, पार्ट सी को अच्छे तरीके से आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा उसको, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर नंबर हम पहला 1 डालते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं कर पाते हैं। लिख रखा हीमोक्रेटिसिस, इसमें तो कर सकते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन मेंटेन किया जाता है। MCV इसमें भी किया जाता है, प्लेटलेट काउंट में दिया जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसमें टाइम पता चलता है एक्चुअली में ब्लड हमारे कितने देर में थक्का बनाता है, इसमें टाइम बताता है कि काउंट वगैरह नहीं की जाती। तो पहले का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक, दूसरा क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक इन्वेंट्री मेथड, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत दिया जाए तो आप पढ़े होंगे VED पढ़े होंगे। ठीक है, VD एनालिसिस हो जाएगा। तो लिखा ग्रामेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोस्टिक एनालिसिस और VD एनालिसिस। तो VD एनालिसिस इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिसऑर्डर, मतलब आपको कि हार्ट अटैक में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है, इसमें से कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो। ठीक है, अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। कार्डियक डिसऑर्डर में किसका उपयोग किया जाता है, ECG का प्रयोग किया जाता है। तो ECG द करेक्ट ऑप्शन, तीसरा का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया, ध्यान से सुनिए। क्या दिया है जी, इन ए ड्रग्स स्टोरेज एक्सपायरी डेट ड्रग्स फार्मूलेशन इज नोन एज, जब मतलब क्या कर देते हैं, ड्रग्स का फार्मूलेशन जब एक्सपायरी डेट आता है तो उससे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट, ठीक है, आइटम बोला जाता है। अब इसको इंग्लिश नहीं समझ में तो हिंदी तुरंत आप समझ जाएंगे। चौथा था ना, एक औषधि भंडारण में समाप्ति तिथि मतलब एक्सपायरी डेट वाले दवा संयोजन को पुरानी वस्तु बोला जाता है, अतिरिक्त वस्तु, रद्दी वस्तु, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो तुम्हारे पास है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हमारे पास पुरानी वस्तुएं बोले जाती है। एक्चुअल में रद्दी वस्तु बोलनी चाहिए ना। ठीक है, एक्चुअल में ये होना चाहिए, स्क्रैप यानी स्क्रैप आइटम होना चाहिए, क्योंकि रद्दी वस्तु रहेगा। किसमें क्या रखा है, एक्सपायरी डेटेड ड्रग्स फार्मूलेशन आर नोन एज, उसे पुरानी, ठीक है, क्या लिख रखा, इन ए ड्रग्स स्टोरेज, मतलब इसमें दोनों हो सकता है यार। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, अब चौथे का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो हम अभी कमेंट में पिन अप कर देंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है, इसमें दोनों है सही, हमको जानते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा देखा जाए तो ये सही है। ठीक है, बट ये भी क्योंकि इसमें भी तुम्हारे पास स्क्रैप आइटम को हम क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट के अंतर्गत फार्मूलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसे एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं तो हम पिन अप कर देंगे, इसको देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। विच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स यानी से लिख रखा है सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। अब इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सा तुम्हारे पास ऑप्शन है, दोबारा समझिए क्या लिख रखा है, कह दिया हमारे पास, ठीक है, कह दिया है सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कौन देखता है, एक फार्मासिस्ट देखते हैं। तो फार्मासिस्ट कहीं दिया है, पाँचवें का सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पाँचवें का हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला, इसको हम अभी कमेंट में मेंशन कर देंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, छठा नंबर पे आते हैं, इसको पलट देते हैं। क्या दे रखा, विच ऑफ द, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा साइटोटॉक्सिक जो साइटोप्लाज्म को मारती है, इसमें मेथोट्रैक्स होता है। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा और 7वें नंबर पे आते हैं, क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल H1 ड्रग्स, शेड्यूल H1 की ड्रग्स कौन सी के अंतर्गत आती है। शेड्यूल अंतर्गत वो आती है जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप में दवा, जैसे अल्प्राजोलाम हो जाएगा, डाइजापाम हो जाएगा, ये सारी आती है। कहीं दिया है, ठीक, इंसुलिन हो जाएगा, पैरासीटामॉल हो जाएगा, एम्फिटामिन हो जाएगा और तुम्हारे पास अल्प्राजोलाम हो जाएगा। तब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, नॉर्मल लेवल इन द हीमोग्लोबिन इन मेल और फीमेल। आपको थोड़ा सा बताते हैं, मेल में देखा जाए तो थोड़ा अलग सा होता है, फीमेल में देखा जाए तो तुम्हारे पास अलग होता है हीमोग्लोबिन लेवल। और मेल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, मेल की बात कर रहे हैं, मेल में देखा जाए तो तुम्हारे पास लिखा जाता है 8 से लेके तुम्हारे पास 17 के बीच में देखा जाता है, ठीक। और फीमेल में देखा जाए तो 12 से लेके 15, ठीक है, ग्राम DL होता है, ठीक। और 9वां नंबर क्वेश्चन, इसे रिपोर्ट यहीं पर था यार, ये देखिए सामने है, ठीक है, देखिए सामने दे रखा है, ये मेल का आदमी की एक पर्सन है, यानी हमारा ही है, देखिए मिस्टर विकास का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर देखिए लिखा गया 17 और ज़्यादा हमारा है, बहुत ज़्यादा है जी, यानी 17.2 है, यानी इससे 13-17 के बीच में होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी जी, ठीक है। साग पीट लिए थे इस महीने ज़्यादा ठीक है, इससे हो सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, रीऑर्डर यानी लिखा है क्वांटिटी लेवल फिक्स विटामिन द किसके किसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। रीऑर्डर मतलब जो आपका रीऑर्डर ऑर्डर कर लें तो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम, तो यानी मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। तो 9वां तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम एंड तुम्हारे पास मिनिमम, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी मिनिमम, इसके बीच में होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भैया, 10वां नंबर, स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर, यदि मेडिकल स्टोर को तुम्हें स्मूथली रन कराना है तो शुड बी नाइदर और नॉर इन्वेंटर, मतलब न तो तुम्हारे पास ओवर स्टॉक करना चाहिए न तो अंडर स्टॉक, न तो ज़्यादा खरीदना चाहिए न तो कम होना चाहिए, ठीक। तो तुम्हारे पास लिखेंगे ओवर स्टॉक लिखेंगे, ठीक, ओवर स्टॉक लिखेंगे और हमारे पास लिखेंगे अंडर स्टॉक लिख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया जी, सॉरी 11 नंबर, यानी फुल नेम आप तुम्हारे पास ठीक है, ICCU का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ICCU का फुल नेम लिख के दिखाइए, तो ईजी है। 12 नंबर क्वेश्चन अब इधर आप लिख के दिखाएंगे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द नेचुरल, ठीक है, नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन वी शुड प्रीफेयर, मतलब ऐसा कोई बंदर उस जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं है कौन सा, तो उससे कौन सा एंटीडोट दिया जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारे पास ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है। 13 नंबर क्या दिया गया, इसे ध्यान से सुनिए, कहाँ चला गया, पेशेंट हु ऑक्यूपाई बेड इन द हॉस्पिटल, मतलब जो तुम्हारे पास बेड इन द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल के अंदर रहेगा तो उसे इन पेशेंट बोला जाएगा, अभी बोला गया था इन पेशेंट उसे बोला जाता है, यदि हॉस्पिटल से बाहर OPD वगैरह रहेगा तो आउट पेशेंट बोला जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, GPP का फुल नेम आपको लिखना है, GPP मतलब क्या हो जाएगा, गुड फार्मेसी, ठीक है, ये कमेटी से दे रखा प्रैक्टिस होता है, इसी में भी दिया था, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 15 थोड़ा सा ऊपर चलो भैया आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द सॉफ्टवेयर द क्लिनिकल यानी हॉस्पिटल फार्मेसी, ऐसा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई भर भराक बताए थे, कमेटी फार्मेसी में कम से कम हम 10 बताए होंगे ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पास मेडिकल स्टोर पे प्रयोग किया जाता, तो कोई एक लिखना पड़ेगा। आप देखें कितने लोग, 2 कमेंट में लिखना पड़ेगा, अभी और भी देंगे भाई, ठीक है, जो इजी रहता है उसको आपको दिख के दिखाना पड़ेगा। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, एक्चुअल में क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है आपको बताना पड़ेगा। क्या, जैसे एक तुम्हारे पास साइंस तथा तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप रेशनल दवा का उपयोग करते हैं, उसको क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा इसमें PDF में इंक्लूडेड कर देंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ केयर, यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारे पास आफ्टर बर्थ केयर, मतलब जो तुम्हारे पास आफ्टर बर्थ केयर लिख देंगे, मतलब जन्म के बाद जो केयर किया जाता, प्री कहेगा तो पहले, पोस्ट हमसे कहा तो बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक। लिस्ट लिखा है, लिस्ट रेडिएशन इमिट फ्रॉम द, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब ऐसे कौन सा है, 2-3 का नाम बताना पड़ेगा जो रेडिएशन पैदा करते हैं, कईयों है भाई, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्चुअल में देखा जाए तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, इन सब से देखा जाए तो तुम्हारे पास गामा है जी,
ठीक है, गामा हो जाएगा, जो किसके डायग्नोस पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फॉर डायग्नोसिस पर्पज। ठीक है, डायग्नोसिस पर्पज के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया भैया, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या बोल दिया है जी, नेम द टेस्ट एसोसिएटेड विद लीवर फंक्शन टेस्ट। जो लीवर फंक्शन के लिए किया जाता है एल या फिर टी किया जाता है। यदि किडनी के लिए किया जाएगा तो LFT किया जाएगा, पल्मोनरी के लिए किया जाएगा तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी PFT किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया भैया, 20 नंबर क्या पूछा है, TPN का फुल नेम लिखना पर, T से मतलब क्या हो जाएगा टोटल, P से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा पेरेंटल, और N से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम मोस्टली दिया जाता है उसको, जो सुखंडी पकड़ लेता है उसको दिया जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। मतलब इसमें जो भी तुम्हारे न्यूट्रिशन रहेगी सब इंजेक्शन के थ्रू उसके शरीर में एंटर कराई जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी की पूरी हॉस्पिटल इन पूरी को हम क्या कर दिए, इसको ख़त्म कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ठीक, कुछ धनराशियाँ दे के आप क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत आप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।